यूनिट 4 स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में आप बेसिकली एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है, स्टेरिक इफेक्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले। यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एसिड और बेस से। तो एसिड और बेस, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है। क्या कहते हैं, एसिड जो होते हैं आपके सोर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, और बेस बिटर इन टेस्ट। अब यहाँ पर डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डेफिनेशंस निकली हैं, तो उनको हम रीड करेंगे। सबसे पहले अरेनियस के पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या बोला कि एसिड क्या होता है। अरेनियस ने बोला एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयनाइज कर देता है इन एक्वस सोल्यूशन। आयनाइज का क्या मतलब होता है कि एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद वो H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करे। उन H पॉजिटिव आयंस को हम प्रोटॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन्स दे मतलब कि एक्वस सोल्यूशन में जाके वो क्या प्रोड्यूस करे, प्रोटॉन्स। और बेस वो सब्सटेंस होता है जो आपका क्या प्रोड्यूस करे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, an acid is a substance which ionizes in an aqueous solution to produce H positive ion, also known as proton, ठीक है। and base के हिसाब से which ionizes to produce OH negative ions, thus he assumed simple dissociation। मतलब समझ में आ गया आपको। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, एसिड आपका वो सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन देता है, बेस वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। ये तो अरहेनियस के हिसाब से डेफिनेशन जो उन्होंने निकाली। तो ये उन्होंने कुछ डेफिनेशन के हिसाब से अपनी रिएक्शन दी कि ये HA और ये एक एसिड है, जब ये आयनाइज होगा तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और A नेगेटिव देगा। तो ये H पॉजिटिव मिला, इट मीन्स ये एक एसिड था। MOH ये एक बेस लिया इन्होंने, ये क्या देगा आयनाइज होने के बाद, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब यहाँ पर OH नेगेटिव मिल रहा है तो ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। स्ट्रेंथ जो होती है इन एसिड्स की और बेस की, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहलाई जाती है, ठीक है। मतलब वो रिलेट करती है उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतनी अच्छी उनकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अब आपने अरेनियस का कंसेप्ट समझ लिया, अब ब्राउनस्टेड लॉरी का कंसेप्ट समझेंगे। तो इनका क्या कंसेप्ट है, इन्होंने कहा एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब इन्होंने कहा कि एसिड एक प्रोटॉन डोनर है, बेस जो आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर है। बात समझ में आई। तो इन्होंने सीधी सीधी बात कही है, जो टेढ़ी उल्टी बात कही है वो ल्यूइस ने कही। तो पहले इसको समझेंगे हम। ब्राउनस्टेड लॉरी ने क्या कहा था कि एसिड आपका प्रोटॉन डोनर है, मतलब कि वो आपको प्रोटॉन देगा। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा और बेस आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव स्पीशी मान लीजिए, नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप पर H ही हो, आप पॉजिटिव कोई भी स्पीशी हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, ठीक है। देखते हैं ब्राउनस्टेड लॉरी जो होता है, उन्होंने ब्राउनस्टेड एसिड को प्रोटिक एसिड नाम दिया। क्यों, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन की वजह से बन रहा है। और ये conjugate, the word conjugate has its origin, the word conjugate is meaning joining together। और उन्होंने क्या कुछ कॉन्जुगेट पेयर्स भी दिए कि अगर कोई एक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर जो होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। जैसे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, अब यहाँ पर CH3COOH, वी ऑल नो ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इधर जाके रिएक्शन हो रहा है और उधर CH3COO है, इधर से क्या गायब हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको अज्यूम करें तो यहाँ पर CH3COOH में से क्या चीज़ गायब हो गई, 1H गायब हो गया। और H हमारा क्या है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्पीशी। इट मीन्स एक प्रोटॉन का क्या हुआ, डोनेट हो गया और यहाँ से वो हट गया। सो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी ये एक एसिड हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें H2O, अब H2O उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, देखिए H3O पॉजिटिव, मतलब H3O पॉजिटिव हुआ, वो उधर जाके यहाँ पर H2O था, यहाँ पर H3O पॉजिटिव हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव स्पीशी एक्स्ट्रा आई, मतलब कि इस वाले
सब्सटेंस ने उधर जाके एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव स्पीशीज का क्या हुआ, गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड CH3COOH एक एसिड हुआ और H2O एक बेस हुआ। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट पेयर्स के बारे में समझिए। जब ये यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या बन जाएगा, जिसमें एक पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन जो है वो डोनेट कर चुके हैं। ठीक है, और ध्यान रखना अगर ये वीक है तो ये जो होगा वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हम। इथेनोइड आयन, talking about this ethanoic ion. Ethanoic ion is also known as a conjugate base of ethanoic acid and hydronium ion is conjugate acid of a weak base. समझ में आया, मतलब कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ, ये। इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन हुआ, ये। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड और an acid and its conjugate base is called conjugate acid base pair। मतलब कि जो एसिड है उसका conjugate base को साथ में अगर आप रखोगे तो conjugate acid base pair आएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट, अर्हेनियस का भी पढ़ लिया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी पढ़ लिया। अब ल्यूइस का पढ़ेंगे। ल्यूइस कंसेप्ट जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के जस्ट उल्टा कंसेप्ट कहते हैं। वो कहते हैं एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस डोनेटर है, मतलब डोनर है। और उन्होंने क्या कहा था कि एसिड एक प्रोटॉन डोनर है और बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। दोनों में फ़र्क है। वहाँ पर प्रोटॉन की बात चल रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। वहाँ प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव स्पीशीज़, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव स्पीशीज़। ठीक है ना, ऑल द नेगेटिव स्पीशीज़ जिसमें नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है उनके बारे में। तो जब भी आप पॉजिटिव स्पीशीज़ के बारे में बात करोगे तो उसमें एसिड को मानना जो डोनेट करता है, बेस को मानना जो एक्सेप्ट करता है। जब भी आप नेगेटिव स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव को मानना, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज वाली को मानना, मतलब नेगेटिव स्पीशीज़ को मानना। और एसिड वो होगा जो आपका एक्सेप्ट करेगा, बेस वो होगा जो आपका डोनेट करेगा। ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। अब H पॉजिटिव यहाँ पर एक ल्यूइस एसिड है बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव? H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है आपका H2O बनाने के लिए, मान लीजिए ऑक्सीजन तो एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन एक नेगेटिव स्पीशी है तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना। नाउ देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए, इधर देखिए। अब यहाँ पर आपको किसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के एग्जांपल दे रखे हैं। AlCl3, BF3, BCl3, ZnCl2 और Mg2 पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं, कार्बोकेटायंस। ठीक है ना, कार्बोकेटायंस जो होते हैं वो आपको लुईस एसिड भी कह सकते हो आप कार्बोकेटायंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आप कैसे पता लगा सकते हो? देखिए पूरी तरीके से एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आप स्ट्रेंथ पता नहीं लगा सकते, पर रिलेटिव टर्म्स पे पता लगा सकते हो। रिलेटिव टर्म्स मतलब कि किसी से कंपेयर करके आप पता लगा सकते हो। एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं पता लगा सकते कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है, नो। आप उसको रिलेटिव में निकाल सकते हो। जैसे कि आपका ये हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम, जो भी प्रोडक्ट होते हैं अपॉन जो रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब हम अपॉन में रखते हैं तो हमारा के इक्विलिब्रियम निकलता है और इससे हमें पता चलता है कि कौन किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रखा गया है A नेगेटिव और H3 पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई में किया इनकी दोनों की कंसंट्रेशन अपॉन HA और H2O। अब इसमें ना H2O की कंसंट्रेशन जो है वो लेते नहीं है, कंसिडर नहीं करते, तो H2O को हटा देते हैं तो नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ HA रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज के इक्विलिब्रियम कह सकते हो आप या फिर KA भी कह सकते हो। अब इसमें देखिए सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ऊपर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव सॉल्वेंट और A और नीचे आ जाएगा HA। इज इट क्लियर? चलिए अब एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। pKa इक्वल्स टू pH प्लस लॉग HA अपॉन A, ये आपका हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपको अगर डायरेक्ट फार्मूलाज आते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी हेल्प से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। pKa इक्वल्स टू pH प्लस लॉग HA अपॉन K। ठीक है, नेक्स्ट pH इक्वल्स टू माइनस लॉग
KH3O पॉजिटिव। अब यहाँ पर pH निकाला है, pH कैसे निकालते हैं, लॉग और जिसकी आप निकाल रहे हो उसकी कंसनट्रेशन, तो यहाँ H की निकाल रहे हैं ना, तो H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन रखती है। ऐसे pKa हो जाएगा माइनस का log 10 Ka। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं और ये ऊपर वाला भी, इसको आप एक जगह पर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। ओके, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना वीक उसका बेस, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस उतना ही वीक उसका एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड जो होते हैं उनकी लार्ज Ka वैल्यू होती है और स्मॉलर pKa वैल्यू होती है। जैसा कि इधर आप देख रहे हो, ये Ka वैल्यू निकाली है आपके लिए, ठीक है। ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर Ka की वैल्यू कंपेयर करके 2 आपने निकालनी और उसमें से किसी एक की Ka वैल्यू ज़्यादा आती है, तो मतलब कि उसका एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बट अब वहीं देखिए Ka और pKa में बहुत अंतर है, यहाँ पर Ka यहाँ पे pKa है। इधर इसके रिस्पेक्ट में Ka जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Ka जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिड की स्ट्रेंथ के, किसके, एसिड की स्ट्रेंथ के। वहीं pKa जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिड की स्ट्रेंथ के। तो जब Ka की वैल्यू ज़्यादा आई तो एसिड की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा, जब pKa की वैल्यू ज़्यादा आई तो एसिड की स्ट्रेंथ कम। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, pKa और Ka दोनों अलग है। अब आपको Ka दिया जाएगा, pKa की वैल्यू निकालनी होगी, तो आई होप आप आराम से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज, ठीक है। पहले Ka की वैल्यू से pKa की वैल्यू निकाल लीजिएगा लास्ट वाले फॉर्मूले की हेल्प से, फिर pKa की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से pH भी निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, देन अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से एक और न्यू फॉर्मूला निकल रहा है, Ka.Kb। अगर आप Ka की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं Kb से, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आएगा, H3 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई विद OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻14 आएगा, ठीक है। मतलब pKa प्लस pKb इक्वल्स टू 14 एक फॉर्मूला बना। अब ये आप कब पता लगा सकते हो, जब आपको Ka और Kb की वैल्यू दी गई हो, आपको या किसी एक की वैल्यू पता लगानी हो। तो अब तक मैंने आपको 4 फॉर्मूलेज बता दिए हैं, उनको एक जगह इस पर लिख लीजिएगा अच्छे से और पढ़िएगा। नेक्स्ट, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, स्ट्रॉन्गर एसिड जितना होगा उतना स्मॉलर उसका क्या होगा, pKa वैल्यू। जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ही हायर क्या होगा, pKa वैल्यू। एसिड और बेस दोनों जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं एक तरीके से। अगर आप एसिड के लिए कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो बेस के लिए वही ट्रेंड ऑपोजिट में फॉलो होगा। जैसे कि इधर हम देख रहे हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है वो pKa से, वहीं अब ऑपोजिट ट्रेंड फॉलो करने के लिए बेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आप एसिड का लर्न करिए, बेस का अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी बेस पे आपकी बेसिसिटी ऑर्डर देख लीजिए, मीथेन का, मिथाइल ग्रुप का CH3 सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर NH2, फिर OR, फिर OH नेगेटिव और फिर RCOO नेगेटिव, ठीक है। दिस इज़ द बेसिसिटी ऑर्डर। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।